हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टुडे न्यूज एनालिसिस। टुडे इज 18 जून। और दोस्तों, आज हमने जो आर्टिकल डिस्कस करने हैं वो एक तो हम डिस्कस करेंगे वाटर सिक्योरिटी के रिलेटेड, एक यूनिवर्सल एक्सपेंशन, एक टेलीग्राम को जो बैन कर दिया इंडिया के अंदर उसके रिलेटेड, उसको जानेंगे डिटेल में। और एक हमारा है मलेरिया के रिलेटेड, आज के तो जा हिंदू में आर्टिकल। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या चाहिए, आपको क्या इनिशिएटिव और चाहिए और मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ आपको पढ़ाने में भी। आप इतना तो सहयोग कर सकते हो दोस्तों। वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं बट बोल देता हूँ। मैंने ये पूरा लेक्चर अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया था, लगभग 30 से 35 मिनट का हो गया था, बट ये पूरा लेक्चर पता नहीं कैसे गायब हो गया। अभी मैं इसको रात में 3 बजे मैं इसको अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, कोई नहीं, देखते हैं जो भी होगा। अब थोड़ा हम देखते हैं न्यूज़ क्या है कि आपको पता है कि अभी टेलीग्राम को अभी बैन कर दिया गया था इंडिया में अंदर। तो आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। न्यूज़ क्या है ना कि जो टेलीग्राम को ना बैन कर दिया गया था। कब किया गया था? पहले टेलीग्राम को बैन 16 जून को बैन कर दिया। कब तक रहेगा? 22 जून तक रहेगा। क्यों किया गया है कि इसका रीज़न ये दिया है कि मिस यूज़ ऑफ नीट यूजी 2026 एग्जाम फ्रॉड, पेपर लीक और रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए इसको बैन कर दिया गया। ये जो गाइडलाइंस हैं किसने जारी की हैं, किसके तहत हुई हैं? ये मेटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत हुए हैं। इसका जो एक लीगल बेसिस है, लीगल बेसिस क्या है? सेक्शन 69 इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो आइए हम पहले इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा जो ये सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000 है, इसमें क्या है? ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये ब्लॉक कर सकते हैं पब्लिक एक्सेस को, इन्फॉर्मेशन को थ्रू कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स, इंटरनेट। उसके क्या क्या बेस हों? एक तो ये सॉवरेनिटी ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंटिंग इनेक्टमेंट टू द कमीशन टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमारे अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके रिलेटेड दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है कि आर्टिकल जो 19(1) का एक पार्ट है, ये गारंटी करता है आपको राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट जो आपका आर्टिकल 19 का पार्ट 2 है, ये आपको कुछ अलाउ करता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी और मोरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इनेक्टमेंट ऑफ ऑफेंस। अभी जैसे एनटी अभी न्यूज में है, तो थोड़ा न्यूज एनटी क्या है? एनटी क्या करते हैं? नीट, जेईई और एसएससी की एग्जाम लेती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। मिट्टी के बारे में आपको बता दिया अभी। इसके रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये जो अनुराधा वैश्य यूनिवर्सिटी यूनियन ऑफ इंडिया 2000, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप किसी को भी ऐसे ही डायरेक्टली बैन नहीं कर सकते, उसके लिए एक वैलिड रीजन होना चाहिए। ठीक है, आप किसी की फंडामेंटल राइट को आप कंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 19 में आ गया था, ये फंडामेंटल राइट होगा। आप किसी को वैसे आर्बिट्रली इसको कंटेन नहीं कर सकते। अब ये कंटेंट कैसे हुआ आर्टिकल 19 दोस्तों, कि अब जैसे इन्होंने क्या कर दिया, टेलीग्राम को बैन कर दिया गया। अब टेलीग्राम ये तो है नहीं कि इसको एक यूज़र या 2, इसमें मिलियंस ऑफ यूज़र इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इससे वो इफेक्ट है। तो इसको क्या हुआ, इससे इनको फंडामेंटल राइट है वो इफेक्ट हुआ इससे। अब ये कोर्ट में गया, अभी देखते हैं कोर्ट इस पर क्या कहता है। वैसे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आइए इसको कुछ थोड़ा मेन पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। इसमें जैसे कि इसमें गवर्नमेंट का कुछ इनिशिएटिव है। इसमें गवर्नमेंट ने जस्टिफिकेशन क्या दिया है कि ये जो टेलीग्राम का है वो मिसयूज़ करते हैं कि एग्जाम को, मतलब पेपर को वन चैनल टू अदर चैनल इसमें ट्रांसफर करने के लिए। दूसरा, गवर्नमेंट ने कहा है कि इसका फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी ऑफ द नेशनल एग्जाम आएगी, वो सेफ गार्ड करेंगे पब्लिक ऑर्डर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन। इसमें कंसर्न क्या है दोस्तों? कंसर्न ये है कि आपको जो डिजिटल राइट है, तो फिर जैसे कि मैं हूँ अभी, जैसे कि मैं 7 या 8 दिन अभी मैं टेलीग्राम यूज नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे डिजिटल राइट्स का क्या है? तो ये अफेक्ट करेंगे मिलियन ऑफ जो यूजर हैं। जो अब इसमें क्या है, राइजेस करता है इशू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड ओवर ब्रेथ, ये इम्पैक्ट करता है आर्टिकल 19(1) की जो पार्ट सब क्लोज है, मैंने आपको पहले बताया। इसमें कुछ गवर्नेंस चैलेंज भी हैं दोस्तों, जैसे कि आप बैलेंस कर रहे हो आप नेशनल इंटरेस्ट विद फंडामेंटल राइट्स के साथ में, आप टैकलिंग कर रहे हो मिस यूज विदाउट द डिसरेस्पेक्टिंग लेजिटिमेट कम्युनिकेशन, और आपकी नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इसके लिए एक वे फॉरवर्ड ये सबसे अच्छा ये हो सकता है कि आप एक टारगेट करो। टारगेट किसको करो? कि जो टेलीग्राम चैनल आपका, जो भी आप कोई भी गाइड मतलब कि जारी करते हो, अगर उसको फॉलो नहीं करते, आप उस चैनल या उस ग्रुप का ब्लॉक कीजिए, ना कि पूरे जो मिलियंस ऑफ यूजर आप उसको इफेक्ट हो। स्ट्रेंथ करें आप अपने साइबर सर्विलांस को, फास्टर करें कंटेंट जो टेक डाउन और कॉपरेशन प्लेटफॉर्म को, वो ट्रांसपेरेंसी लेके आए, जुडिशियल ओवरसाइट एंड पीरियडिक रिव्यू ऑफ रेस्ट्रिक्शन। ओके दोस्तों, ये था हमारा टेलीग्राम के रिलेटेड, बहुत न्यूज़ में रहा है, हमने इसको आज डिटेल में स्टडी कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है कि जो ड्रग रेजिस्टेंट मलेरिया के रिलेटेड, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसमें क्या है कि जब हमको जब मलेरिया हो जाती है, तो अब उसमें क्या हुआ है, अभी एक ऐसे न्यूज़ आई है कि उसमें ना क्या होना ना, म्यूटेशन होने लगा है। म्यूटेशन क्या होता है कि वो अपना, जैसे जो वायरस है वो अपना मतलब कि पूरा ही, जैसे कि हम उसको जो एंटीबॉडी जो कोई मतलब कि कोई भी टेबलेट या कोई भी उसको वैक्सीन दे रहे हैं, वो उस पर काम नहीं कर रही, उसको पूरा वो बदल चुका है।
तो उसको दोस्तों म्यूटेशन बोलते हैं। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले तो मलेरिया के बारे में जानते हैं। मलेरिया क्या है? ये एक जो बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये किसके द्वारा होती है? ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होते हैं, इनके द्वारा होता है। और कौन से मॉस्किटो से होता है? ये होता है फीमेल से एनोफिल्स मॉस्किटो से होता है। ये जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ये कॉमन है मलेरिया। ये इसकी कुछ स्पीसीज़ हैं और इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं। आप इसको देख लीजिएगा, PDF आपको भेज दूँगा। ड्रग रेजिस्टेंस को क्या हुआ? मैंने आपको भी बताया कि म्यूटेशन हुआ है। और म्यूटेशन से किस कारण से हुआ? K13 मैंने आपको बताया म्यूटेशन हुआ और इससे ये म्यूटेशन हुआ। इंडिया ने अभी आपको पता है कि 2030 तक ये टारगेट रखा है कि हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, बट अभी मे बी ये थोड़ा सा और आगे जाएगा, क्योंकि म्यूटेशन से इसका क्या है कि पूरा प्रोसेस पूरा चेंज हो जाएगा। अब ये मलेरिया में अभी इसका अंदर जो म्यूटेशन आया है, इसका कंसर्न क्या हो जाएंगे? एक तो अब सबका जो ट्रीटमेंट है वो फेल हो जाएगा, और उससे जो ट्रीटमेंट अगर फेल हो गया तो लोग क्या होंगे? ज़्यादा बीमार होंगे, तो उनसे क्या होगा? ज़्यादा मोरलिटी या डेथ्स हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा? सस्टेन ट्रांसमिशन हो जाएगा। रेजिस्टेंट जो पैरासाइट हैं वो कंटिन्यू स्प्रेड करेंगे इन कम्युनिटी के अंदर। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक बर्डन कैसे होगा? एक तो हेल्थ पे हो जाएगा, दूसरा क्या है? लोगों की प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। और वो थ्रेट मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो टारगेट है इंडिया का। अब इसमें थोड़ा हम ग्लोबल और इंडिया के रिलेटेड, मलेरिया के रिलेटेड तो थोड़ा देख लेते हैं। मेंस के रिलेटेड एक दो पॉइंट है। जो WHO का जो ग्लोबल टेक्निकल जो स्ट्रेटेजी मलेरिया है, इसने क्या बताया है कि 90% रिडक्शन हो चुका है मलेरिया केसेस का। पूरे ग्लोबल की बात चली नहीं इंडिया की, इसमें 90% रिडक्शन हो चुका है मलेरिया के डेथ्स का। एलिमिनेशन हो सकता है हो चुका है मैनी कंट्री के अंदर, बट नॉट इन इंडिया। और जो आर्टेमिसिनिन जो रेजिस्टेंस है, ये पहली बार जो रिपोर्ट किया गया है, ये कहाँ किया गया है? ये ग्रेटर मेकोंग सब रीजन वहाँ किया गया है। अब आइए इसको हम थोड़ा सा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इसमें क्या है ना, एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस तो हुई है, हमने रिड्यूस किया है मलेरिया के केसेस को। और जो ड्रग रेजिस्टेंस है, इफ़ अनचेक्ड कैन, मतलब ये रिवर्स कर सकता है गेन को। और ये इसमें हम जो फोकस स्टेट है कौन से, जैसे उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और असम। हम इसके लिए प्रिवेंटेशन के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? प्रिवेंटेशन में एक तो हम आपको पता ही है कि वो जो मच्छरदानी बोलते हैं, जिसे बेड नेट्स होते हैं। एक जो हम जो इंडोर एक जो रेजिडुअल जो स्प्रेइंग आप स्प्रे करते हैं, उससे भी एक सोर्स रिडक्शन से होता है। दूसरा हम ट्रीटमेंट ले लें। तीसरा हम सर्विलांस और मॉनिटरिंग रखें। उस सर्विलांस और मॉनिटरिंग हम कैसे रख सकते हैं? अर्ली जो डायग्नोसिस एंड प्रमोट ट्रीटमेंट, जेनेटिक और मॉनिटरिंग है पैरासाइट। कम्युनिटी को अवेयरनेस होना चाहिए, जैसे कि हेल्थ एजुकेशन का, बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन का। वे फॉरवर्ड में क्या हो, आप स्ट्रेंथ करो सर्विलांस को, इन्हीं को ही आप स्ट्रेंथ करो, रैशनल ड्रग यूज करो, रिसर्च एंड इनोवेशन एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए आप पे। तो ये आर्टिकल था दोस्त हमारा मलेरिया के रिलेटेड। इसमें एक छोटी सी बात और बता देता हूँ आपको, जो मलेरिया है उसका लाइफ साइकिल कैसे होता है। ये मच्छर है, इस मच्छर ने हमको काट दिया, ये हमारे ऐसे ऐसे कट करेगा बॉडी के अंदर। अब ये कट करेगा तो हमारा जो ये ब्लड है, ये इन्फेक्टेड कर देगा हमारे RBC को, यानी कि रेड ब्लड सेल को। उसमें ऐसी रिंग्स ही बन जाएंगे, ऐसे रिंग। और रिंग बनने के बाद में क्या हो जाएंगे, ये लीवर के अंदर क्या कर देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे रियल, और ये वहाँ पर क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे मेरोजाइट्स इनटू ब्लड में, और उससे क्या होगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंशन हो रहा है, स्टिल एक्सेलरेटिंग रिसर्चर से। देखिए दोस्तों, तो आपको पता ही है कि हमारा यूनिवर्स है वो हर दिन हर समय बढ़ता रहता है। हम जब मतलब कि एक एग्जांपल भी बताया जाता है कि जैसे कि एक ऐसे गुब्बारा है, ये पॉइंट ऐसे हैं, और अब मान के चलो आप इसमें किसी के द्वारा हवा भर रहे हैं, किसी पंप के द्वारा, तो अब ये मान लो ये इतना बड़ा हो जाएगा, तो पॉइंट है ये ऐसे हो जाएंगे। तो इसका मन ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यू एक्सपेंड कर रहा है। तो इसका यही है, इसमें आपको कुछ जानने के लिए एक तो है ये डार्क एनर्जी। अब ये डार्क एनर्जी क्या होती है कि मान लो कि यहाँ के इससे आसपास से जो भी मटेरियल गुजरेगा ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। दूसरा, आप मतलब कि कुछ कंपोजिशन जान सकते हो यूनिवर्स की, तो उसमें जो मैंने एक ग्राफ बना के दिखाया, जैसे डार्क एनर्जी वो 68% है, डार्क मैटर है वो 27% है, जो ऑर्डिनरी मैटर है वो 5% है। ये और तो कुछ इसमें नहीं इंपॉर्टेंट है, बस ये इतना ही था कि यूनिवर्स है वो आज भी एक्सपेंड कर रहा है। बस UPSC ने पहले PYQ में एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ है इसके रिलेटेड। अब दूसरा कि हमारा जो लास्ट टॉपिक है वाटर सिक्योरिटी के रिलेटेड, ये वाटर सिक्योरिटी सेंट्रल फॉर विकसित भारत। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में सर्च करते हैं। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि ये जो आर्टिकल ने हाईलाइट किया है, जो वाटर सिक्योरिटी है वो फाउंडेशनल पिलर है फॉर अचीविंग द विजन ऑफ द विकसित भारत, यानी कि डेवलप्ड इंडिया, यानी कि 2047 जो हमारा जो है टारगेट है वो, तो वाटर को एक फाउंडेशन पिलर बताएं। वाटर तो है एक फाउंडेशन, तो मतलब लाइफ सिक्योरिटी उसके लिए, फॉर विकसित भारत के लिए हमें इसके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सस्टेनेबल, इक्विटेबल, इंटीग्रेटेड मैनर में होगा। कई बार एक टर्म न्यूज़ में रहती है कि वाटर सिक्योरिटी क्या होती है,
अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट एंड एक्सेप्टेबल क्वालिटी वाटर फॉर सस्टेन लाइवलीहुड एंड ह्यूमन वेलबिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि आपको एक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की हो, एडुकेट की, एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ वाटर, सस्टेनिंग लाइवलीहुड्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक्स के लिए। इसके दोस्त कुछ की कंपोनेंट हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस हो, सेफ एंड रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल हो, सैनिटेशन हो, एडुकेट सैनिटेशन एंड फैसिलिटी हो, एंड हाइजीन फॉर ऑल हो, रिवर कंजर्वेशन हो, जैसे कि नमामि गंगा प्रोग्राम जैसे गवर्नमेंट ने चलाया है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। ग्राउंड वाटर रिचार्ज यानी कि दोस्तों जब रेन होती है तो जब अर्थ के नीचे से जब पानी का ऐसे रिसाव होता है, ऐसे पानी जाता है तो उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। आपका जो वेस्ट वाटर है वो रीयूज हो, इससे क्या हो जाएगी, तो फ्रेश वाटर की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्लाइमेट रेजिलेंस हो, बिल्डिंग करें रेजिलेंस, जैसे ड्रोट, फ्लड एंड वेरिएबिलिटी। जैसे बिहार का जो साउथ वाला एरिया है वहाँ पर क्या रहती है कि ड्रोट रहते हैं, बट जो नॉर्थ वाला एरिया वहाँ पर बारिश रहती है ड्यू टू हिमालय। जैसे अब ये फ्लड है, जैसे कि कई बार बंगाल में भी फ्लड आ जाता है, और जैसे कि हरियाणा और राजस्थान है। जैसे हरियाणा में तो फ्लड अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं, बट राजस्थान में भी कई बार जो राजस्थान का ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पर फ्लड आ जाते हैं। तो ये सब इसी का ही रीज़न है, सब क्लाइमेट का ही। अब हमारे लिए जो वाटर सिक्योरिटी है उसके लिए क्या क्या है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी करेगा, फूड सिक्योरिटी में। अब जैसे कोई मुझसे पूछेगा फूड सिक्योरिटी में कैसे करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे करेगा, ये सपोर्ट करेगा जैसे एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, एनर्जी को, सर्विस को। और फूड सिक्योरिटी में इरीगेशन मतलब सिंचाई का काम आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंश्योर फूड रिडक्शन, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्ट करेगा इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को। प्लांट को तो वाटर तो चाहिए ही, सोशल इक्विटी होगी, मतलब कि अगर बराबर का ही मतलब इक्वली को डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इक्विटी तो आएगी। क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन होगा। इसमें वे फॉरवर्ड है दोस्तों, एक इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाएगा, एक कॉन्जुगेटिव यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर हो जाएगा, रिवर बेसिन लेवल प्लगिंग एंड मैनेजमेंट हो जाएगा, प्रमोट वाटर यूज एफिशिएंसी। हम वाटर के अंदर एआई का भी हम टूल, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं उसमें से एआई, रिमोट सेंसिंग डाटा, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, ये आज का था हमारा न्यूज़ एनालिसिस। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट में मुझे ये बताइए कि आपको सेशन में क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और मुझे क्या इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपको 5 AM पे आपको लेक्चर मिल जाएगा।